बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं और कैपिटल गेन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये एक ऐसा हेड ऑफ इनकम भी है जिसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। तो और जो चेंज आया हुआ हेड होता है वो जाहिर है एग्जामिनर का फेवरेट भी होता है, वहाँ से चीज़ें चेक भी हो रही होती हैं, एग्ज़ाम में टेस्ट भी हो रही होती है। कल हमने एक बात की थी, एक गुफ्तगू की थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमने जो सारी गुफ्तगू की थी वो ये थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन कैसे निकलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन हम निकालेंगे विद ए माइनस बी। और फिर हमने पढ़ा कि यार ए माइनस बी में बी के बारे में एक बात पढ़ी थी हमने कि अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन कर दी तो फिर 5 मिलियन से अगर बड़ी प्रॉपर्टी है तो जितना कैश पे करेंगे वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, और जितना कैश पे करेंगे उसका 5% आपको पेनल्टी भी लग रही होगी। पूरी अमाउंट पे नहीं पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी उतनी अमाउंट पे लगेगी जितना आपने कैश पे किया। बाकी तो आपने कैश पे नहीं किया ना, बाकी तो आपने वायलेशन कुछ नहीं किया है। तो इसके अंदर एक तो ये वाली बात हमने पढ़ ली थी जी, कैलकुलेशन में आएगी। कैलकुलेशन दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक हमने गेन कैलकुलेट करना है, एक पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे फिर। नहीं ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे समझ लें। आपने एक एसेट खरीदा 80 मिलियन का, ठीक है ना, और आपने बीच में से 20 मिलियन कैश पे किया है और 60 मिलियन का आपने पे ऑर्डर पे किया, बैंक से पे किया। ये तो ठीक हो गया। पहली बात है जब गेन कैलकुलेट करना है तो गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। फर्ज किया ये हमने 120 मिलियन का या 100 मिलियन का सेल किया, तो 100 मिलियन माइनस अब 60 मिलियन। पहली बात है 40 मिलियन का गेन अराइज हुआ, एक काम हो गया। दूसरी बात पेनल्टी, 20 मिलियन जो हमने पे किया इसका 5% आपकी पेनल्टी आ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 मिलियन ये और 40 मिलियन ये। 40 मिलियन का गेन, इसके ऊपर रेट लगेगा। अब होल्डिंग पीरियड देखेंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि यहाँ टैक्स कैसे लग रहा है, बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड। 15% से शुरू होता है और 0% तक चला जाता है। अब देखना पड़ेगा, प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, उसके मुताबिक हम देख रहे हैं। एक प्रोविजन और है जो अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, कल आएंगे तो उसको छेड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। वो प्रोविजन है कि ये हेड हमारा डीम्ड इनकम के ऊपर भी टैक्स होता है। ये थोड़ा सा बड़ा पिछले दिनों शोर इसके ऊपर रहा, लेकिन गवर्नमेंट अपने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रही। वो कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन कल आएंगे तो उसको भी हमने टेकअप करना है। दैट इज डीम्ड इनकम। मसलन ये वाला प्लॉट आपने खरीद लिया, अब हम बीच में से ये वाली बात माइनस कर देते हैं। 80 मिलियन का आपने एक प्लॉट खरीद लिया, अब ये प्लॉट पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, इसमें से हम एक डीम्ड इनकम का मतलब है इनकम हो नहीं रही है, हमने अज्यूम कर ली है कि इस प्लॉट की मालियत का 5% इनकम आ रही है। हालांकि आपने प्लॉट रेंट पे नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। इसका 5% कितना आ गया, 4 मिलियन आपकी हर साल इनकम ट्रीट होगी, और इस इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगेगा, या पता नहीं 20%। टैक्स का रेट भी एक है, यानी कि 1% जो है वो इसका टैक्स लगाता चला जाएगा। अब प्लॉट आपने सिर्फ लेके रखा हुआ है तो उसके ऊपर प्लॉट की मालियत का 1% हर साल आपने टैक्स देना। अब ये एक नई प्रोविजन है जो हम इस पर्पज से बनाई है गवर्नमेंट ने कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करें। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे जो टैक्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम कभी भी इम्प्यूटेड इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं ले रहे थे। ये तो इनकम हुई नहीं है भाई, जब प्लॉट बेचेंगे जब इनकम आएगी ना। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने एक ये नया टैक्स लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर भी बात अभी हमें करनी है। कल आएंगे तो थोड़ा सा इसको रिफाइन करके भी बात करेंगे। फिर एक दूसरा हेड कल हमने देखा था कि यार हमने क्या क्या पढ़ना है। हमारे पास कैपिटल गेन को हमने 4 हिस्सों में बांट लिया था। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सिक्योरिटीज की तरफ।
सिक्योरिटीज के हेड में भी कुछ चेंजेस इस दफ़ा फिर इनकॉर्पोरेट की गई हैं। मैं अभी एक वो बनाता हूँ, मैंने कल आपके लिए सारा ये तैयार किया था, लेकिन आज मेरा वो कोई लैपटॉप ज़रा ऑन नहीं हो रहा। अच्छा जी, ज़रा आई कैप की बुक निकालें, आपके पास है ना बुक इस वक्त? अच्छा जी, सिक्योरिटी, पहली बात तो ये है कि हम सिक्योरिटी कह किसे रहे हैं। एक तो ये डेफिनेशन हमने देखनी है, लेकिन उस डेफिनेशन को देखने से पहले हम देख रहे हैं कि जी टैक्सेशन कैसे करनी है। सिक्योरिटीज की टैक्सेशन 3 तरह से होनी है। ये ड्रॉ कर लें आप जरा। ऐसी सिक्योरिटीज जो आपने 30 जून 2012 के 13, आपके पास 1 जुलाई लिखा हुआ है, तीसरे वाला पढ़े। हाँ 13, जरा गौर करें, मैं समझाता हूं आपको। फिर 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2022, ऐसे ही है ना, और फिर 1 जुलाई 2022 से टू डेट। सिक्योरिटी की डेफिनेशन को रिफाइन करके तो देखते हैं अभी क्या बात हो रही है, लेकिन पहले एक रॉ शक्ल में बात करते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज से जो शेयर खरीद रहे। ये रॉ में बात आपसे कर रहा हूं अभी। शेयर्स कौन से? लिस्टेड कंपनी के शेयर, और लिस्टेड कंपनी के भी वो शेयर जो आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे हैं। एक है कि मेरे पास एक लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, मैं बेचना चाह रहा हूं, आपको पता चला, आपने कहा सर वो स्टॉक एक्सचेंज में क्यों बेचने हैं, आप मुझे डायरेक्ट बेच दें। अगर हमने ऐसे डील कर लिया तो फिर ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन से थोड़ा सा निकल जाएगा, लेकिन ये बात अभी अलग से देखते हैं। पहले हम मोटा उसूल पढ़ते हैं। ऐसे शेयर जो आपने 30 जून 2013 तक खरीदे हुए हैं, 30 जून 2013, और हम जाहिर है अब हमारा टैक्स ईयर 2024 चल रहा है ना, 24 चल रहा हो, 23 चल रहा हो, इस साल में सेल करें, ठीक है ना, इस साल में सेल करें तो दे आर एग्जेम्प्ट, यानी टैक्स रेट 0%। ठीक होगी बात? कोई पुराने शेयर खरीद पड़े हुए हैं आपके पास, कोई निशात मिल के, कोई डीजी सीमेंट के 30 जून 2013 तक खरीदे हों, इसलिए आपकी किताब में लिखा बिफोर 1 जुलाई, तो बिफोर 1 जुलाई क्या डेट थी? 30 जून ही थी ना, लेकिन लॉ ने जो लफ्ज लिखा हुआ ऐसे लिखा, बिफोर 1 जुलाई 2000, बिफोर 1 जुलाई, तो बिफोर 1 जुलाई क्या डेट थी? 30 जून ही थी ना, लेकिन लॉ ने जो लफ्ज लिखा हुआ ऐसे लिखा, बिफोर 1 जुलाई 2013 अगर कोई शेयर खरीदे हो तो, ठीक है ना। ये शेयर एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर कितना भी गेन आ रहा है वो एग्जेम्प्ट है। ऑन डिस्पोजल, जाहिर है गेन तो डिस्पोजल पर ही ले रहे हैं। इसको समझ लें, ये ए कैटेगरी के शेयर हो गए। एक आ गया बी कैटेगरी। ये जो मैं आपसे कह रहा था कि 2012-13 में ये कहानी शुरू हुई कि टैक्सेस लगने शुरू हुए, वरना 2013 से पहले ये सब कुछ एग्जेम्प्ट था। स्टॉक एक्सचेंज से जितना मर्जी गेन कमाए, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। फिर वो कट ऑफ डेट लगाई गई कि नहीं जनाब ये, लेकिन वहाँ एक रियायत बरत दी गई, अगर नहीं, अगर आपने इससे पहले शेयर खरीदे हुए हैं ना तो ये अभी भी एग्जेम्प्ट है। 30 जून 2013 तक कोई शेयर खरीदा है इसे, जब वो एग्जेम्प्ट ही रहा। अच्छा जी, आज भी अगर किसी के पास कोई इतने पुरानी शेयर होल्डिंग पड़ी है तो वो उसकी एग्जेम्प्ट है। फिर बी कैटेगरी आ गई, 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2022 तक। ये मुख्तलिफ अदवार से हमने इसे गुजारा है, लेकिन अब उन्होंने उठा के इसे सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा यार बस छोड़े, 12.5% इसके ऊपर टैक्स है, कोई होल्डिंग पीरियड नहीं देखना। अगर इस टाइम का कोई शेयर खरीदा हुआ है और आप 2023 में या 24 में सेल कर रहे हैं तो 12.5% इज द टैक्स रेट। दूसरी कैटेगरी आ गई, कहां तक? 30 जून 2022 तक। फिर इसके बाद वाली कैटेगरी आ गई। इसके बाद वाली कैटेगरी के ऊपर अब हम होल्डिंग पीरियड लगा रहे हैं। अगर विद इन 1 ईयर है तो 15%, ठीक है ना, और 1 से ज्यादा और 2 से कम तो 12.5%, और 2 से ज्यादा और 3 से कम
10%, 3 से ज्यादा और 4 से कम 7.5%, 4 से ज्यादा और 5 से कम 5%, 5 से ज्यादा और 6 से कम और मोर देन 6। ठीक होगी ना बात? इसका मतलब है ये वाली कहानी तो अभी अगर हम रियल लाइफ में आए तो ये तो हमारे से रेलिवेंट नहीं है अभी। ये तो अभी क्योंकि अर्लीस्ट शेयर कब खरीदेंगे हम? 1 जुलाई 2022, तो टैक्स ईयर 23 बन गया। अगर यहीं खरीद के यहीं बेच दिया तो 23-24 का मतलब है हम कहीं यहाँ खड़े होंगे रियल लाइफ में। अभी ये रेट चल रहे हैं, ठीक है ना? लेस देन 1 ईयर तो 15। इसका मतलब है 12.5 वाला हमारा टैक्स वैसे तो एग्जामिनर हाइपोथेटिकल बात करके जो मर्जी कर दे, वो आपको कहे जी आप बैठे हैं 2028 में, ओके फिर तो हम इसी तरह ही अप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है ना? 3 कैटेगरीज आ गई शेयर्स की। जी जा सकता है, बिल्कुल जा हाइपोथेटिकल जा सकता है। वो जो नया ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन है ना कि किसी कॉन्सेप्ट को वहीं 360 पे पूछा जाए। एक पुराना कॉन्सेप्ट था, एग्जामिनेशन का ट्रेंड चेंज होता रहता है। एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि मल्टीपल टॉपिक को मर्ज करके सवाल बनाया जाए, ठीक है ना? एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, एक ही टॉपिक में रहकर उसकी सारी बारीकियां पूछ ली जाए। दैट इज अ न्यू ट्रेंड। आजकल सवाल इस पर बन रहे हैं ज्यादा, ठीक है ना? इसलिए हम कहते हैं कि नहीं भाई सारी बातें पूछ लेनी, वरना तो हम कहते हैं मोटी मोटी बातें होनी है, ये तो नहीं होना। अब एक ही बात को वो एग्जामिनर सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट को पूछता है, उसकी सारी प्रोविजन उससे एक सवाल में पूछ लेता है। तो ये ज्यादा माइन्यूटली चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने का रिक्वायर कर रही है। शेयर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर कैटेगरी ए के हैं तो एग्जेम्प्ट, कैटेगरी बी के हैं तो होल्डिंग पीरियड कोई नहीं देखना 12.5%, और कैटेगरी सी के जो शेयर हैं ये होल्डिंग पीरियड की बेस पर टैक्स हो रहे हैं। विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 2 ईयर, इस तरह से ये टैक्स हो रहे हैं। और ये 3 कैटेगरीज हमारी बन रही हैं। अब जो नया ट्रेंड है, एग्जामिनर अगर इसमें से सेपरेट सवाल बनाएगा वही 7-8 नंबर वाला, तो वो क्या करेगा? कुछ शेयर कैटेगरी ए के उठाएगा, कुछ शेयर कैटेगरी बी के उठाएगा, कुछ शेयर कैटेगरी सी के उठाएगा, और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छा जी गेन कैसे कैलकुलेट आप कर रहे हैं। गेन कैसे कैलकुलेट हो रहा है? वही गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। एक माइनस है एक्सपेंस, 0.5% ऑफ द सेल वैल्यू, सिक्योरिटी कॉस्ट, ठीक है ना? वो कहता है बस ये एक्चुअल नहीं देखनी, ये नोशनल है। 0.5% ऑफ द वैल्यू जो है, ये असल में कमीशन चल रहे होते हैं ना, बाइंग पे भी कमीशन डाला, सेलिंग पे भी कमीशन डाला। ये अभी नई प्रोविजन, ये नई प्रोविजन आई है, पहला साल है इस वाली कैलकुलेशन का, पहले ये कैलकुलेशन नहीं थी। इसी के लिए उन्होंने नीचे एक प्रोविजन डाली है कि अगर सिक्योरिटी आपने आपस में बेच दी है तो फिर ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपने तो आपस में बेच दिए। वो एक इदारा है हमारा NCCPL, चलो पी भी लगा दो, NCCPL, ये नेशनल क्लियरिंग एजेंसी है हमारी, जो शेयर की ट्रांजैक्शन को आपस में वो करती है। जैसे आप बैंक से ऑनलाइन को ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो एक इदारा है NIFT, 2 बैंक के दरमियान में आप कोई भी जायज कैश यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, तो इसका जो रेगुलेटर इदारा है जो पीछे बैकएंड पे इसे सारे को मैनेज करेगा, दैट इज निफ्ट। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की वो जो क्लियरेंस होनी है ना, कि CDC अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर जाने हैं, इस इदारे ने इंश्योर करना है सारा। तो अगर क्लियरेंस NCCPL से ना हो रही हो तो फिर ये कमीशन, ये जो एक्सपेंस है, ये आपको अलाउ नहीं होगा 0.5%। सेल प्रोसीड का 0.5, सेल प्रोसीड का 0.5%। क्लियर हो गई बात जी? बाकी सारा कुछ वही है, बाकी सिर्फ इसमें एक आपने एक डेफिनेशन ऐड करनी है। क्या जी? पीछे चलते हैं जरा, देखिए शुरू कहां से हो रहा है? शुरू यहां से हो रही है बात। सिक्योरिटी मींस शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी
वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। नंबर 1, सिक्योरिटी मीन्स शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। पहला सांस तो यहां लिया, पब्लिक कंपनी। तो पहले पता चले व्हाट इज पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की एक डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है इनकम टैक्स में, चैप्टर 2 जहां डेफिनेशन आ रही थी ना, वो चैप्टर शुरू वाले में वहां लिखी हुई है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। A company in which at least 50% of the share are held by a foreign government, and a company in which at least 50% of the share are held by a foreign company owned by foreign government। दो बातें ना, फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट के डायरेक्ट शेयर हो या पहले फॉरेन गवर्नमेंट एक कंपनी बनाए और उस कंपनी के शेयर हो, दोनों चीजें कवर हो गई। अ कंपनी हुज शेयर, अच्छा अब ये दो बातें तो आ गई ना, इसमें लिस्टेड नहीं देख रहे हम, इसमें लिस्टेड नहीं देख रहे हम देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान स्टील मिल इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। पाकिस्तान स्टील मिल लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल में 50% से ज्यादा शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। अगर किसी बंदे के पास ये शेयर हो और वो इनको सेल कर रहा हो तो दैट इज पब्लिक कंपनी। बात समझ आ गई? अच्छा जी, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के शेयर हो 50% से ज्यादा, या फॉरेन गवर्नमेंट एक कंपनी को ऑन करती है और उस कंपनी को, तब भी वो कंपनी किस डेफिनेशन में आ गई, पब्लिक कंपनी। और अब वो तीसरे लेवल पर वो डेफिनेशन आई है जो आपके जहन में थी कि पब्लिक कंपनी मींस लिस्टेड कंपनी। अ कंपनी हुज शेयर वर ट्रेडेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर एंड remain listed on that exchange at the end of the year। ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हों और वो जो टैक्स ईयर क्या है 30 जून, और 30 जून वो लिस्टेड कंपनी ही हो। इस कंपनी के शेयर को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो दैट आल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। तो इसका मतलब है ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आ गई, क्योंकि हम तो डेफिनेशन तो किसकी पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन तो हम सिक्योरिटी की करने जा रहे हैं ना, ठीक है ना, टैक्सेशन तो हम एक पहला काम आ गया। सिक्योरिटी मींस शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, यहां से निकली लिस्टेड कंपनी इसमें शामिल होगी। फिर आ गया वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। ये एक पुराना लफ्ज है, पता नहीं क्यों ये ठीक नहीं कर रहे। इस वाउचर को फोत हुए भी शायद कोई 15 साल हो गए, ठीक है ना। एक वक्त था पीटीसीएल जो था ना, ये एक जाहिर है गवर्नमेंट की एक बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट के उन चंद इदारों में से एक कंपनी जो गवर्नमेंट के होने के बावजूद प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शायद आई थिंक सो मोहतरमा बेनजीर का दौर था जब इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी पीटीसीएल में, तो इन्होंने क्या किया, पीटीसीएल के वाउचर इशू कर दिए। शेयर्स की बजाय उसका लफ्ज नाम क्या रखा, वाउचर। और उस दौर में वो वाउचर इन्होंने कोई 3000 रुपए का एक वाउचर दिया था, और कुछ एक मेरा ख्याल 3 साल के बाद 3800 वापस देकर और कहा था कि या आप 3800 ले लें या नॉर्मल शेयर ले लें। आपने एक वो पढ़ा होगा लफ्ज, एक कहीं, या अभी नहीं पढ़ा होगा, बी लॉ पढ़ेंगे तो, वो सी लॉ पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको, डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर। एक्चुअली दिस वाज अ डिबेंचर जो कि कन्वर्टेबल था इनटू शेयर, और ये कन्वर्ट भी कभी हो गया होगा मेरा ख्याल है 1900 समथिंग में। तो 20 साल पुराना ये लफ्ज फजूल में यहाँ चला आ रहा है, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहरहाल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये उस वाउचर का जिक्र हो रहा है। सिक्योरिटी मींस शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट। मुदारबा सर्टिफिकेट कौन से है, वो जो शरिया कंप्लाइंस कंपनी थे ना, उनके शेयर, उनके उसको कह रहे हैं मुदारबा सर्टिफिकेट। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, रिडीमेबल, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल मींस लाइक प्रेफरेंस शेयर टाइप की चीजें। डेट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट।
डेट सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव, एक है डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे हम आगे चलते। वो कह रहा है ये सारी चीजें कैसे टैक्स होंगी, इनके टैक्स होने का स्टाइल ये वाला चलेगा जो अभी हम पढ़कर आए हैं कि सिक्योरिटी कब खरीदी गई। अगर तो 30 जून 2013 से पहले खरीदी गई, 30 जून 2013 तक खरीदी गई, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जो भी गेन आ रहा है आपको दैट इज एग्जेम्प्ट। और अगर आपने 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2022 तक, इसके अंदर कई अदवार थे लेकिन अब लॉ ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, उन्होंने कहा नहीं सारे का एक क्लब बना दिया, ये 12.5%। नॉर्मली यहाँ के शेयर आएंगे हमारे पास क्योंकि ये करीब करीब साल है, लेकिन एग्जामिनर क्योंकि 360 पे जाएगा वो कोई एक आधा शेयर इस वाले दौर में से भी उठा देगा, ठीक है। और रिमेनिंग ये वाला दौर हमने पढ़ना है 1 जुलाई 2022, यानी टैक्स ईयर 2023 से जो दौर शुरू हो रहा है वो हम सिक्योरिटी को कहाँ ले आए, एग्जाम से हमने शुरू किया था। अब इसके दरमियान हमने बहुत सारा कुछ गायब कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लगाते 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 हम एक लेवल पर ले आए। अब हमने कहा चलो यार ये सारा दौर अगर अभी भी शेयर पड़े हैं तो इसको 12.5%, और अब हम अपने नॉर्मल रेट पर आ गए, वही 15% से शुरू होके और ऐसे चल रहे। तकरीबन प्लॉट की भी हम इसी तरह से ही तकरीबन कर रहे हैं। प्लॉट को भी 6 साल से ऑनवर्ड ले जाकर हमने टैक्सेशन 0 कर दी। यानी ये जो कैपिटल गेन्स थे 2013 तक, ये प्लॉट भी सब कुछ एग्जाम्प्ट थे, शेयर भी सब कुछ एग्जाम्प्ट थे, लेकिन फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इस सारे एरिया को हम क्या ले आए, टैक्स नेट में ले आए। यहाँ जो चीज हमें एक्सक्लूड करनी है वो ये समझना है कि जो शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है वो यहाँ शामिल नहीं है। पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में हमने देखा कि लिस्टेड या वो कंपनीज जिनमें 50% से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट यानी हमारी गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट के शेयर हों, वो इसके अंदर फॉल करते हैं। जी 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 होल्डिंग में वो यहाँ लग रहा है ना। ये जो हम चल रहे थे, ये जो कल हम प्लॉट्स की जो बात कर रहे थे, हमने प्लॉट में ये प्लॉट लिया पहला साल छोड़कर, ये देखें ये प्लॉट थे ना हमारे पास कल, ये थे, ये वाला प्लॉट लिया आपने इस साल, ठीक है ना। जिस साल खरीदा उस साल टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उस साल एक और बड़ा टैक्स गवर्नमेंट को जा चुका होता है प्लॉट के खरीदने के टाइम पर। वो वाला साल छोड़कर अगले साल होल्डिंग पीरियड, इसका मतलब अब आपने प्लॉट यहाँ आ गया बेसिकली आपका। अगर इस साल आप बेच देते फिर तो लगता है 12.5% टैक्स गेन का, लेकिन गवर्नमेंट क्या करी, अगर आपने नहीं बेचा तो 1% हमें जितने का ये प्लॉट आपने खरीदा है वो 1% टैक्स देना। इफेक्टिवली एक बनना है ना, 5% वो और 20% उसका, 1% बनना है एक्चुअली। 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लॉट, 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा आपने, गवर्नमेंट कहती है 1 लाख रुपया दें हमें, ये आपको गेन हुआ है। यहाँ से कोई गेन नहीं हुआ, ना कोई रेंटल इनकम आ रही है, ना कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही नहीं 1% दें, फिर अगले साल 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 1% दें। दैट इज डीम्ड इनकम। दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द इनकम टैक्स लॉ कि आप डीम्ड इनकम को भी टैक्स करना शुरू हो गए हैं। ये अलग गेन था, फिर दोबारा गेन कैलकुलेट होगा, नहीं एडजस्ट नहीं होगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे, ताकि जो अगर कीमत प्लॉट की बढ़ रही है तो गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक होगी बात। तो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया कि जहां टैक्स लग रहा है किसके ऊपर, डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया। अच्छा जी, बल्कि निकाल ही लें, अगर हमने ये प्रोविजन इतनी पढ़ ही लिए तो मैं आपको किताब से पढ़ा देता हूँ। जरा ओपन कर लें, आई कैप की बुक आपके पास आ रही है और 7E लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दैट इज टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम 7E, पेज नंबर है 137। 7E, दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब जाहिर है जब कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम कुछ अपने लाडलों को, कुछ चहीतों को, कुछ रियल सिनेरियोज को एक्सक्लूड भी करेंगे ना बीच में से।
तो जरा देखें जनाब, a resident person owing capital asset in Pakistan will be taxed on deemed income arising from capital asset for tax year 2022 and onward. 2022 से इसको अप्लाई कर रहे हैं हम, असल में एप्लीकेबल इस साल हुआ, ये 2022 में प्रोविजन आई थी, लेकिन लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया तो एफबीआर ने फिलहाल इसको इम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया था, लेकिन इस साल इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया. एन एक्सक्लूजन defined of capital asset has been provided, which effectively means that such tax is leviable only in respect of immovable property. सिर्फ हाउस और बिल्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इनके ऊपर ये टैक्स अभी फिलहाल लग रहा है. ठीक होगी बात जी. अच्छा जी, deemed income shall be computed as 5% of the fair market value as determined by FBR under section 68 of capital assets sustained situated in Pakistan held on the last day of the tax year. यानी टैक्स ईयर के आखिरी दिन जो हमारे पास एसेट होगा, अगर वो एसेट पाकिस्तान में है, लेकिन अगर आपका कोई प्लॉट मुल्क से बाहर है तो फिर उसके ऊपर डीम्ड इनकम का टैक्स नहीं लगेगा. वो प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी वैल्यू का 5% टैक्स लगेगा. 5% टैक्स नहीं लगेगा, सॉरी, 5% इनकम तस्वुर हो जाएगी. यानी अगर 1 करोड़ का प्लॉट है तो 5 लाख इनकम तस्वुर हो गई, और फिर उसके ऊपर 20% टैक्स लगा. अब 5 लाख का 20% 1 लाख, तो अगर हम इसे उसी फेयर वैल्यू से देख लें तो 1% ऑफ द फेयर वैल्यू, यही बात निचले पॉइंट में लिखी हुई है. द रेट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम इज प्रेस्क्राइब्ड एज 20%. दिस ट्रांसलेट इनटू एन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट. अगर किसी बंदे के पास एक प्लॉट है जिसकी मालियत 4 करोड़ रुपया है, तो गवर्नमेंट कह रही भाई 4 लाख रुपया आपने हमें इसका टैक्स देना है. आपने इनकम कमाई है या नहीं कमाई है, आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 7E, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड इनकम. हाँ, वो उन्होंने डाला हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग प्लॉट इसलिए डाला हुआ है कि अगर कोई बंदा के पास फैक्ट्री है और वो उसको होल्ड किए हुए है, अभी नीचे एक प्रोविजन आएगी, आपको वहां से समझ आ जाएगी ये बात. अभी वो पढ़ लें, फिर मैं इसको लिंक कर देता हूँ आपको. अच्छा, सॉरी, 20 और 1% का मतलब होता है 20, हम कहते हैं 20 को. अच्छा जी, तो ये देखिए, ऐसे देखिए, अगर एक प्लॉट है उसकी वर्थ है 10 मिलियन, कैपिटल गेन लेना है 5% ऑफ द वैल्यू, इसका मतलब है 5 लाख रुपया इनकम तस्वुर हो गया. इस इनकम के ऊपर 20% टैक्स लेना है, मतलब 1 लाख रुपया टैक्स. बस असल में तो लॉ ने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम आपका होता है, हम अकाउंटेंट खराब लोग होते हैं, कहते हैं यार इस 1 लाख को इसका देखो तो ये 1% है. बस वो कहते हैं इसका मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स देना है. ये बात लिखी हुई है. ठीक हो गई बात जी. टैक्स देना है, इनकम तो 5% होगी ना. इनकम हुई 5%, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक में जाना है ना. इनकम हुई 5%, टैक्स उसका 20% टैक्स, 1 लाख. इसका मतलब है उसने कहा यार चलो हम आपको फेयर मार्केट वैल्यू से ही ट्रांसलेट कर देते हैं, तो जितने की फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है ना. और फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है, एफबीआर वाली. एफबीआर वाली लिखा हुआ ना आगे हैं, डीसी रेट और एफबीआर रेट. अब डीसी तो पुराने हो गए, हायर लेना है ना, तो एफबीआर रेट आए जब ही हैं कि जब डीसी रेट बहुत पुराने हो गए थे. जी बिल्कुल, ये सारे टैक्सेस एफबीआर. जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस वक्त स्टाम्प ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज और वो सब किस पर लगते हैं, एफबीआर रेट पर लगते हैं. कैपिटल गेन किस पर कैलकुलेट होता है, एफबीआर रेट पर कैलकुलेट होता है. तो ये भी उसी रेट पर कैलकुलेट हो रहा है. एक बड़ी ही मतलब इन्वेस्टमेंट अनफ्रेंडली पॉलिसी है ये बड़ा या गलत पॉलिसी है, लेकिन है, जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक है, इसलिए भाई ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इसी तरह चलेगी. अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ सच टैक्स हाउएवर फॉलोइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ टैक्स.
अब वो कहते हैं यार ये जो हमने एक टैक्स लगा दिया है, अब इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। दो, एक तो वो लोग जो बड़ी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको माइनस करते हैं, एक वो जो ज्यादा लाडले लोग हैं उन्हें माइनस करते हैं। कौन कौन माइनस हो रहा है? वन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। वो कहता है यार एक घर तो हर एक को एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसके टैक्सेशन मैनेजमेंट का पहला है कि भाई अब आप एक प्लॉट बेगम के नाम कर दें, एक बेटे के नाम कर दें, एक बेटियों के नाम कर दें, फिर दुआ मांगे कि ये सब आपके साथ सही भी रहें, ठीक है ना। तो पहला टैक्स मैनेजमेंट तो ये है कि आप प्लॉट्स अपने ट्रांसफर कर लें। अच्छा जी आगे चलते हैं। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ओन। मसलन वो जो फैक्ट्री का जिक्र हो रहा था, अगर तो फैक्ट्री चल रही है तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपने उस बिल्डिंग के अंदर अपनी फैक्ट्री बना ली है तो फिर कोई टैक्स नहीं है। यानी इसका मतलब है उन प्लॉट्स के ऊपर टैक्स है जो इन्वेस्टमेंट करके हमने होल्ड किए हुए हैं। जो डिफेंस के अंदर, बैरिया टाउन के अंदर ये जो प्लॉट रखे हुए हैं इनके ऊपर टैक्स लग रहा है। अगर उसी प्लॉट के ऊपर कॉलेज बना के उसमें आप कॉलेज रन कर रहे हैं तो फिर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि उस प्लॉट से एक इनकम आ रही है और वो इनकम ऑलरेडी टैक्स हो रही है। फिर एक्चुअल इनकम आ रही है, इंप्यूटेड इनकम का कोई जरूरत नहीं है। ये भी निकल गया बीच में से। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन where withholding tax under section 236 has been paid at the time of purchase। क्योंकि परचेज पर एक हैवी टैक्स लगा है, आपने इस साल प्लॉट खरीदा है तो सेक्शन 236 के में आपका टैक्स जमा हुआ है, तो इस साल तो आपने पहले ही गवर्नमेंट को काफी सारा टैक्स दिया हुआ है, तो इस साल टैक्स नहीं लगेगा। वो जो अभी हम कह रहे थे कि अगले साल से टैक्स लगना शुरू होगा, सेकेंड ईयर से टैक्स लगना शुरू होगा, फर्स्ट ईयर में टैक्स नहीं लग रहा होगा। कौन सा 15%? नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज कर गए हैं। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक हमारा आ रहा था 15% लगा था अगर विद इन 1 ईयर सेल कर दिया। एक बात अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर एक्चुअल इनकम आ गई तो फिर इंप्यूटेड इनकम का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। आपने इस साल प्लॉट खरीदा, इसी साल बेच दिया, एक्चुअल इनकम आ गई। एक्चुअल इनकम आ गई तो इंप्यूटेड इनकम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इंप्यूटेड इनकम का कॉन्सेप्ट तो लगता ही जब ही है जब एक्चुअल इनकम ना आ रही हो। आपने प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाई और वहां बिजनेस शुरू कर दिया, इंप्यूटेड इनकम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। असल में क्या हो रहा है, ऐसे सोचें, आपने टैक्स ईयर 2023 में एक प्लॉट परचेज किया, फर्ज किया 80 मिलियन का। अब 30 जून 2023 को रिटर्न में जाएगा ये, ठीक है ना। इस साल कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7E इस साल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने 236K में टैक्स दिया हुआ है इस साल। ये वाली प्रोविजन पढ़ रहे हैं अभी। अब अगला साल आ गया, आपने यही प्लॉट 2024 में होल्ड किया, और जो प्लॉट की FBR वैल्यू है ना, वो भी हम यही फिलहाल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट लगा, जब आप 30 जून 2024 में इसको डिक्लेयर करेंगे तो आपके ऊपर इंप्यूटेड इनकम का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। या तो उसका 5% पहले इनकम में लाएं, फिर 20% टैक्स लाएं, या डायरेक्ट 1% टैक्स लगा दें। 2025 में भी ऐसा ही होगा, 26 में भी ऐसा ही होगा, 27 में भी ऐसा ही होगा। जिस साल बेचेंगे फिर उसमें इंप्यूटेड नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअल आ चुका होगा। ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है ना। ये वाली बात लिखी हुई है कि जिस साल आप बेचेंगे उस साल फिर एक्चुअल टैक्स आ चुका होगा, तो फिर इंप्यूटेड का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होगा। जी बच्चे, टर्म टेस्ट का सिलेबस, हेड्स ऑफ इनकम सारे हो गए हमारे, कंप्लीट हो गए, है ना। ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक हो गया। सॉरी, इनकम आई है उस लैंड से कि नहीं आई है? क्या पार्किंग का बिजनेस हो गया शुरू आपका, बस इनकम आ गई तो खत्म हो गया। जब भी एक्चुअल इनकम आ गई
तो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक्चुअल इनकम आ गई तो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, provided that exclusion mentioned at class 1 to 4 above shall not apply in case a person not appearing in the active taxpayer list other than person who are not required to file return। वो कहता है भाई बंदे का अगर आप ये वाली एग्जेम्पशन आपने क्लेम करनी है तो टैक्स पेयर भी हो। आगे चलेंगे, अब कुछ लाडले लोग आने शुरू हैं। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट, ये वाली बात भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड ऑन, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। जब एक्चुअल इनकम आना शुरू हो गई तो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब नीचे एक बात लिखी हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट ऑफ ए शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, a person or dependent of the person who dies while in service of Pakistan armed forces, federal or provincial government, a war wounded person in, ये वाले लोग आगे सारे आपको पता है, ये समझ है हमें सारों को, ठीक है ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बात चेक करें डाला भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक हो गई बात। वो कहते हैं भाई इन पे नहीं टैक्स लग सकता, इनका तो मुल्क है, ठीक है ना, इनके लिए तो टैक्स लग रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क की हिफाजत करनी है और सारा कुछ करना। आगे चलते हैं जी। एन एक्स सर्विस मैन एंड सर्विंग पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेस, अब ये नीचे कुछ हमें एक्सक्लूजन नजर आ रही है। अब क्योंकि अच्छा इस क्लास को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर जिसके अंदर ये अप्लाई हुई है। तो पहले सालों में हमेशा जो प्रोविजंस होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, अगर एग्जामिनर ये वाली बात पूछना शुरू करेगा तो आपको किसी बंदे के एसेट्स बताएगा कि यार इसके पास ये एसेट्स पड़े हुए थे ओपनिंग वेल्थ के अंदर, ठीक है, और फिर किसी प्लॉट को बेच देगा और कोई बेचेगा नहीं, तो आपने देखना है जो बेच दिया है उसके ऊपर डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और जो नहीं बिका है उसके ऊपर डीम्ड इनकम भी आप कैलकुलेट करके लेकर आएंगे, वैल्यू गिवन होगी और ये सारा कुछ इस तरह से चल रहा होगा जिससे एक्चुअल इनकम ना आ रही हो। या कोई प्लॉट ऐसा हो वो बताया जाए कि इसी साल खरीदा है, और साथ ही बताएगा फिर वो कि 236K का टैक्स भी पे हो गया है। 236K बस ऐसे ही याद रखना है हमने, यानी जी नहीं सेक्शन है ये इन सेक्शंस के तहत एडवांस टैक्सेस जहां कटते हैं ना, कि भाई प्लॉट आपने खरीदा तो उस वक्त कुछ मैंने टैक्सेस गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, वो लिखे हुए हैं इस सेक्शन के अंदर। लेकिन हमारा ये सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, एडवांस टैक्सेस वाले सेक्शन हमारे कैफ वाले लेवल पर नहीं है। तो बस आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर सेक्शन का नाम याद ना रखना हो तो आप कहें अप्रोप्रिएट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, ठीक है ना। तो फिर ये वाला लफ्ज आप यूज कर सकते हैं कि इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर अप्रोप्रिएट टैक्सेस हैज बीन डिडक्टेड। ठीक होगी बात जी। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया भाई, फार्म हाउस वाली बात भी बताते हैं। चलो पहले फोर्थ कर लें। Where the fair market value of the capital asset in aggregate exceed the capital asset mentioned in class, excluding the capital asset mentioned in class 1, 2, 3 above, does not exceed 25 million। वो कहता है भाई एक घर हमने वैसे एग्जाम कर दिया और उसके बाद जो बाकी के प्लॉट आपके बचे हैं अगर उनकी कीमत 25 मिलियन से कम है तो फिर भी एग्जाम्प्ट हो गया, डीम्ड इनकम नहीं लगी। वही जब शुरू में हम फंसाते हैं तो जरा पहले जो बिल्कुल आम इंसान है उसे थोड़े सा निकाल देते हैं ना। एक घर एग्जाम्प्ट हो गया, सॉरी आर्म्ड लोगों को किया आखिर में तो जाके तो शुरू में क्या हुआ, अब जरा गौर करें क्या हुआ, और बस कर दो। एक जनरल इंसान जर्नल भी और इंसान भी
अच्छा अब जरा बात सुने क्या हो रही बात। आम आदमी ऐसे लिखते हैं ना, ठीक हो क्या ना, यानी मैंगो पर्सन। अगर इस आदमी की टैक्सेशन कैसे, और यार एक घर एक प्लॉट जहां ये रहता है, अगर इसके नाम पहले वो निकाल दें वो तो एग्जेम्प्ट हो गया। फिर बाकी सारे एसेट जिस पे डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट लगना है उनका टोटल करें। अगर वो फिर भी 25 मिलियन से कम है तो फिर भी डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। टोटल एग्रीगेट टोटल, ठीक है ना। 25 मिलियन का क्या मतलब हुआ, 2.5 करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़। एक घर वैसे 2-2.5 करोड़ का वैसे एक निकल गया, 2-2.5 करोड़ तकरीबन ये निकल गए। तो इसका मतलब है जो बंदा जिसकी वर्थ 5 करोड़ रुपए के आसपास है उसके ऊपर अभी डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, उससे ऊपर वाले लोगों के ऊपर कॉन्सेप्ट लगा। शुक्र है अल्लाह का, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन इसके ऊपर मेंशन कर लिया आपने जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बिकॉज ये नई प्रोविजन आई है। इसके मुताबिक थोड़ा सा सवाल अगर एग्जामिनर इसमें चला गया तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहां से आगे चलेंगे।